अभी अगर एक गाड़ी वाला है, उसको स्पेयर पार्ट्स रखने की जरूरत नहीं है, जब डिमांड आएगी वो स्पेयर पार्ट 3D प्रिंट करेगा और कस्टमर को दे देगा। लेकिन 3D प्रिंटर क्या, फिर हमें अगर शो निकालना है तो क्या 100 प्रिंटर रखने पड़ेंगे? सिर्फ पाकिस्तान में $4 बिलियन का प्लास्टिक हम इंपोर्ट करते हैं, तो आप समझेंगे वो $4 बिलियन के प्रोडक्ट्स को हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे ले जा सकते हैं। क्योंकि मटेरियल डिफरेंट होता है ना, क्योंकि प्लास्टिक है, अगर आपने इसे गाड़ी का कहा तो मेरे दिमाग में लोहा या फिर स्टील जा रहा है, तो वो कवर करेगा या इसके प्रिंटर टाइप्स अलग होंगे? कस्टमाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, गिफ्टिंग, R&D, इसके अंदर 3D प्रिंटिंग का इस वक्त ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है। इसकी मार्केट शायद लोगों ने नहीं किया इतना, जैसे AI की बहुत मार्केट होती है। ये आपसे बात करने के बाद मुझे लगा कि ये हर एरिया को डोमिनेंसी कर सकती है। बच्चों के हाथ में देना चाहिए, उनसे प्रोडक्ट्स बनवाने चाहिए। अगर आज आप बच्चे को वो मैन्युफैक्चरिंग स्किल देंगे तो कल को कोई बड़ी चीज बनाएगा, कोई इनोवेशन लेके आएगा जो कि दुनिया में डिस्टर्ब करेगी। अब देखिए, मैं ऐसे उठ के जा रहा हूँ किसी एक बंदे के, मुझे तो जो खौफ मेरे दिल में दादा 10 लाख का शायद इतना नहीं होता खौफ, तो यार वो बंदा पता नहीं क्या बोल रहा है, क्योंकि हम हर 2 घंटे में एक धोखा खा रहे होते हैं। है तो ज्यादा टाइप्स हैं प्रिंटिंग की, बट 2 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, अगर आप वो अपने पास प्रिंटर रख लें तो आप तकरीबन सब चीजें बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा फोकस एरिया आपके साथ होगा 3D का, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है 3D प्रिंटिंग और 3D की बहुत सारी एरिया होता है। बिफोर डाइव इन द टॉपिक्स जिसको हमने कवर करना है, तो थोड़ा सा आपकी बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ, एजुकेशन और आजकल क्या कर रहे हैं। ठीक, सो मेरा बैकग्राउंड है मास्टर्स इन सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स। मैंने IOBM से अपना मास्टर्स किया है। बिफोर माय जर्नी स्टार्टेड इन 2015, एक हमारा कोर्स हुआ करता था इकरा यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप का, तो उसके अंदर एक मेरी फैमिली बिजनेस वाज रियल स्टेट, तो एक रियल स्टेट का एक स्टार्टअप हमने बनाया। उसको फिर हम नेस्ट आयो उस जमाने में जहाँ का था उधर हम लेके गए। इट गॉट इनक्यूबेटेड ओवर देयर एंड फिर वहाँ से हमारी एक स्टार्टअप जर्नी शुरू हुई। तकरीबन 4-5 साल वो एक स्टार्टअप चलाया एंड इन कोविड इट फेल्ड। देन उस टाइम अराउंड पे देयर वाज अनदर इंक्यूबेशन एट IOBM, जहाँ पे मैं अपना वही स्टार्टअप रियल स्टेट का स्टार्टअप लेके आया, एंड देयर वाज अनदर फाउंडर जो कि 3D प्रिंटिंग का एक स्टार्टअप लेकर आए। ही वॉज मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटर्स हियर इन पाकिस्तान। तो वहाँ पे क्योंकि मेरा कोई 4-5 साल स्टार्टअप वर्ल्ड में था, तो आई वॉज हेल्पिंग हिम आउट विद हाउ टू मेक अ पिच और किस तरीके से जो है आप इन्वेस्टर्स को अप्रोच करें, स्टफ लाइक दैट। तो एक दिन आया, उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप पे आ जाएं, तो फिर वहाँ से हमारी क्रिएटिव 3D की जर्नी शुरू हुई। तो तब से it's been 5 years in that journey. I'm more focused towards the business management side of it, and on the other hand जो हमारे partner है Atif, he's more focused towards the manufacturing. Initially we started manufacturing 3D printers, फिर उसके बाद हम 3D printers से products बनाते हैं for more than 20 industries at the moment. तो फिर हमने जर्नी जो था वो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स की तरफ आ गए, अदर देन क्रिएटिंग द 3D प्रिंटर इटसेल्फ। नहीं, मुझे याद आ गया कि उनके साथ आतिफ भाई के साथ आपने कहा ना फेल हो गया, तो वो क्या प्रोजेक्ट ही फेल हो गया जो स्टेट वाला था? मेरा उनके साथ काफी अच्छा डिटेल में वो अपने कहा फेल हो गया, मैं वहाँ अटक के रह गया। जी, सो बेसिकली failure is not the right word, I think. वो तो चल रहा है भी या नहीं? नहीं, वो नहीं चल रहा। अच्छा, failure is not the right word. I think जो उससे मुझे सीखने को बहुत मिला, जो मेरा पहला स्टार्टअप था 2015 से 2020 तक वो स्टार्टअप चला। It was a real estate startup, very similar to Zameen.com, but on a different technological level. But कोविड के बाद रियल स्टेट क्रैश हुआ, इसमें वो भी क्रैश हुआ, एंड जब कोविड आया तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा जो है वो राइज पे आई, क्योंकि आपका पूरी दुनिया का सप्लाई चेन जो था दैट गॉट डिसरप्टेड। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आइडिया हुआ कि अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम जाए तो उसमें ज़्यादा स्कोप है, और इसी वजह से फिर हमने फील्ड चेंज की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन डूइंग ग्रेट सिंस देन। अच्छा, वो फेल हो गया, मुझे थोड़ा दुख हो, क्योंकि मेरा काफी अर्से उनके साथ कम्युनिकेशन रहा। आतिफ के साथ क्या मुझे पॉडकास्ट करनी है? नहीं, so we getting confused. आतिफ मेरे पार्टनर का नाम है जो कि 3D प्रिंटिंग मेरे साथ करते हैं। अच्छा, ये अलग आतिफ है। अरे यार, ये एक अलग मसला हो गया मुझे, क्योंकि वो सब बैठते हैं NIC में ही है ना। जी, और वो आतिफ, क्योंकि मैं बोलूं यार वो फेल कैसे हो गया, वो तो अभी तो था, तो मैं जो अपने फेल्ड अल्फाज लगे ना, तो फेलियर थोड़ा सा वो ट्रिगर मार गया था मेरे, मतलब that's another startup and Atif is doing good, अल्हम्दुलिल्लाह। वो चल रहा है ना? जी, चल रहा है। मेरी उनसे, अच्छा, वो अलग बंदे अलग है। जी, अभी मेरी उनसे रिसेंटली सऊदीया में भी मुलाकात हुई, वो भी अपना एक्सपैंड कर रहे हैं बिजनेस ओवर देयर, फिर दुबई में भी ही वाज रिसेंटली देयर, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज
डूइंग वो गुड, चल रहा है। वो हमारा जैसे लगता मैंने स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग कर दी थी सदफ के साथ, वो उधर के ये कंफ्यूजन नेम सेम नेम में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, है। बिल्कुल। और वो एक ही जगह बैठे हैं तो बंदा गलत ले जाता है। तो ये बड़ा अच्छा आपका 3D का है, और मुझे ऐसा लगता है कि 3D का जो आपका बड़ी अच्छी सिलेक्ट किया है। बट बिफोर डाइविंग, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके साथ कनेक्शन है, हम डिजाइनिंग में है लेकिन हमें भी मूव करना है 3D। तो वहाँ तो मैंने आपसे सवाल किए नहीं थे, मैंने कहा क्योंकि वो रिकॉर्डेड पे चाहिए होते हैं। जी तो हम सारे डिजाइनर्स हैं जी और सबको कहीं ना कहीं यूट्यूब पे आज तक चाइनीज आके जल्दी 3D में दिखा दिया। जी तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती कॉस्ट का, ये सारे मसाइल हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं कि पहले मैं कॉस्ट डिस्कस करूँ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिस्कस करूँ, उसकी डिजाइनिंग डिस्कस करूँ, उसकी इंपोर्ट के मामला हैं या फिर उसकी सेल्स के मामला हैं, तो मल्टीपल एरियाज हैं। जी तो बेसिकली जो एक आम डिज़ाइनर है, जिसको मैं अगर आसान सवाल करता हूँ, एक कोई नॉर्मल डिज़ाइनर थे, हमारी तरह के डिज़ाइनर थे, ग्राफिक डिज़ाइनर है, एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर्स हैं, ठीक है ना, डिफरेंट किस्म के डिज़ाइनर्स जो होते हैं, वो क्या आप मूव कर सकते हैं इजीली, या कोई इसके लिए कुछ डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम है? थोड़ा सा इसका पहले बताएं। देखिए, एडवांटेज जरूर मिलता है अगर आपने डिजाइनिंग का काम किया हुआ है, चाहे वो आपने बेसिक लेवल डिजाइनिंग की हुई है, आपको हेल्प जरूर मिलती है कि हम 3D डिजाइनिंग में, बट वो एक थर्ड डायमेंशनल डिजाइन है, वो कम्प्लीटली उसकी साइंस थोड़ी डिफरेंट है। उसमें आप एक्चुअल में जो थर्ड डायमेंशन आप ले आते हैं, तो उसके अंदर इनफिल कितना रखना है, उसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी रखनी है। जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी तो मशीन, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वो एक तरह से काम कर रही होती है, तो कौन से एंगल्स नहीं देने कि वो प्रिंट फेल हो जाए, तो इस तरह की थोड़ी नॉलेजेस होती हैं। बट इवेंचुअली आपका जो 3D डिज़ाइनर है वो बहुत इजीली उसको समझ जाता है एज़ कम्पेयर टू अ लेमैन जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हो। इसकी अगर हम डिमांड से पहले शुरू करें, फिर मैन्युफैक्चरिंग पे अगर आते हैं, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें दुनिया में इनिशियली तौर पे, जब हम स्टोन एज की बात करते हैं तो पहले ज़माने में पत्थरों से चीज़ें बनाई जाती थी। फिर उसके बाद एक वक्त आया जब हेनरी फोर्ड ने एक असेंबली लाइन क्रिएट, बिल्कुल ऐसे ही है कि मैस मैन्युफैक्चरिंग होगी प्रोडक्ट्स की, और उसके अंदर कोई टायर डालने वाला है, कोई पहिया लगाने वाला है, कोई वो नट टाइट करने वाला है, और आपकी बल्क प्रोडक्शन होगी। और ये दुनिया आज तक बल्क प्रोडक्शन के बेसिस पे जा रही है। बल्क प्रोडक्शन के दो बहुत बड़े मसले हैं कि एक तो उसमें आपको मोल्ड चाहिए, एंड मोल्ड इटसेल्फ इज वेरी एक्सपेंसिव। सेकंड सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आपने मोल्ड भी बना दिया तो आप चेंजेस नहीं ला सकते उसके अंदर। हाँ बिल्कुल नहीं, फिर नया बनाना पड़ता है, फिर नया बनाना पड़ता है। ऐसा ही है। 3D प्रिंटिंग में ये दोनों चीजें नहीं है। अच्छा, मोल्ड का एक और बड़ा मसला है कि आपको क्वांटिटी ज्यादा, कॉस्ट भी उसकी बहुत ज्यादा हाई है, कॉस्ट भी हाई, और आपको क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए होती है उसके लिए फिर। हाँ 3D प्रिंटिंग में इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। आपको वहाँ पे MOQ अगर आप मुझे 1 यूनिट बोलेंगे मैं आराम से बना सकता हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं होता। अच्छा, प्रोडक्शन साइड पे भी कहना है कि अगर मुझे एक भी चाहिए जी, जैसे हमारे यहाँ, मैं उसको आसान अल्फाज में, कि हमने कोई एक प्रिंटिंग निकालनी है बहुत सारी, जी, जिसपे हम जैसे पहले जुम्मे के बाद बढ़ते थे, अब तो बढ़ना बंद हो गया। तो उससे पहले वो एक उसका एक वो डेमो बनाता था कि पहले वही वर्डिंग चेक कर ले फिर हम प्रिंटिंग पे लेके जाएंगे। वो एक्जैक्टली चाइना में भी ऐसी होता है कि हमारी कोई प्रोडक्ट होती है तो उसका वो कहता है मोल्ड बनाना होगा, मैं मोल्ड बनाता है, वो $150, तो उसको मुझे लगता है उसको दिमाग बना होता है कि $150 तो दे देगा, शुरू 150 से करता है, $150 के पहले वो लेता है, अब आपकी प्रोडक्शन चलेगी जी। तो इसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा रिवर्सल है। मतलब मैंने बात को इसलिए एक्सप्लेन किया कि मैं बात को ठीक समझूं कि इसमें ऐसा सीन नहीं है कि आप एक भी बनाना चाहें तो बना, और वो इटसेल्फ भी मोल्ड हो जाएगा या नहीं, मतलब हम उसको एज अ मोल्ड भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हम उसको मोल्ड यूटिलाइज कर सकते हैं। देयर इज अ टेक्नोलॉजी जहां से आप 3D प्रिंटर से मोल्ड बना सकते हैं। और इस वक्त यानी अगर एक फॉर एग्जांपल पेप्सी ने लास्ट टाइम एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो उनका नॉर्मल बोतल का मोल्ड होता था जो $30,000 का था, उन्होंने रिड्यूस करके $130 पे ले आए थे विद 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो देयर इज बिग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3D प्रिंटेड स्टफ, कस्टमाइज्ड, लो कॉस्ट, एंड ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें आपको आइट्रेशन चाहिए, स्पेशली जो R&D के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब जैसे अगर एक स्टार्टअप है या फिर एक कंपनी है जो इनोवेशन पे काम कर रही है, तो वो हो सकता है कि अपने एक डिज़ाइन के बजाय 10-15 डिज़ाइन बनाएगी, किसी में कुछ चेंजेस करेगी, किसी में कुछ चेंजेस करेगी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 3D प्रिंटिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर देम, क्योंकि 3D प्रिंटिंग से जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो फिजिकल आपके हाथ में आ जाती है। सेकेंडली, वो फिजिकल प्रोडक्ट आने के बाद आप उसके अंदर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन करके उसके डिज़ाइन चेंजेस पे जा सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड खुल जाती है। इसमें रोबोटिक्स एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। आप रोबोट्स के लिए पार्ट्स बनाते हैं, आप ऐसी पुरानी गाड़ियां जिनके पार्ट्स अब अवेलेबल नहीं है, ऐसी कंपनीज जिन्होंने अपने उन
प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना छोड़ दिया है, तो उनके स्पेयर पार्ट्स बनाना। तो इनिशियली तौर पे जैसे हम आपको बता रहे थे कि एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग होती थी, अब एक नया दौर आया है जिसमें हम कस्टम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं। अभी अगर एक गाड़ी वाला है, उसको स्पेयर पार्ट्स रखने की जरूरत नहीं है, जब डिमांड आएगी वो स्पेयर पार्ट 3D प्रिंट करेगा और कस्टमर को दे देगा। जबरदस्त। तो उसके बाद वो मॉडल पड़ा, मतलब उसका डिजाइन होगा वो या कंपनी ने खुद ही दिया हुआ होगा जी, साइजेस के साथ, वो उसको डाउनलोड करेगा और उसको एब्सोल्युटली उसके बाद डिजाइन पड़ा हुआ है या मेन कंपनी के पास डिजाइन पड़ा हुआ है, कंपनी के पास होगा, वो किसी भी, अगर फॉर एग्जांपल उसको आती है पाकिस्तान से ऑर्डर आता है, मे बी अ वेंडर लाइक अस, उसको हमें कांटेक्ट करेगा, बोलेगा यार आप इसको 3D प्रिंट करके दे दें। सप्लाई चेन का भी मसला हल हो, सप्लाई चेन का मसला हल, गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग का और उसकी सारी चीज। अब सवाल इसमें मेरा जो आ रहा है एज अ लेमैन, क्योंकि मटेरियल डिफरेंट होता है ना, क्योंकि प्लास्टिक है, अगर आपने इसे गाड़ी का कहा तो मेरे दिमाग में लोहा या फिर स्टील जा रहा है जी, तो वो कवर करेगा या इसके प्रिंटर टाइप्स अलग होंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे? सो 3D प्रिंटिंग में मेटल 3D प्रिंटिंग भी आती है, लेकिन इस वक्त वो बहुत कॉस्टली है, तो उसको जो आपके रॉकेट्स होते हैं या फिर आपके जहाज होते हैं उसके स्पेयर पार्ट्स बनाने में यूज किया जाता है। गाड़ी में जो प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं, जैसे आपके साइड मिरर्स हो गए, जैसे आपका इंटीरियर हो गया, जैसे अक्सर आपने देखा है वो AC के बटन टूट जाते हैं, वेंट्स टूट जाते हैं, या कोई ऐसे लोग जो पुरानी गाड़ियों को कस्टमाइज करते हैं, उनके बम्पर कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो कार्बन फाइबर भी 3D प्रिंट होता है। तो ABS, कार्बन फाइबर, PLA, PETG, TPU, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो आप इजीली 3D प्रिंट कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप कर सकते हैं। मेडिकल में इसका बहुत बड़ा यूजेज है। आप देखें किसी की बोन टूट जाती है, किसी का जो है वो स्कल फ्रैक्चर हो जाता है। अब एवरीबडी साइज एंड डायमेंशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो अब जैसे आर्टिफिशियल हैंड्स बनाना है, 3D प्रिंटर वेरी लाइट वेट और इजीली मनूवेबल हैंड्स बना देता है। तो इसी तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ हम बड़ी छोटी कंपनी है, लेकिन हमारी जैसी कंपनी तकरीबन 20+ इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट्स बना रही है। तो ये इसका यूजेज इज एंडलेस। सिर्फ पाकिस्तान में $4 बिलियन का प्लास्टिक हम इंपोर्ट करते हैं, तो आप समझें कि वो $4 बिलियन के प्रोडक्ट्स को हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे ले जा सकते हैं। इतनी तो IT की एक्सपोर्ट भी नहीं है तकरीबन, नाराज ना हो जाए, लेकिन इतनी है नहीं आज तक, और आंकड़े दिखाते हैं लेकिन इसके आसपास ही है। इसमें एक बड़ी एक मजे की बात ये है कि इन मशीन से, क्योंकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग असल इसकी फील्ड है, 3D प्रिंटिंग तो एक उसका यूजर केस है। इसके अंदर आप इतने बड़े भी 3D प्रिंटर्स बना सकते हैं जो एक्चुअल घर की कंस्ट्रक्शन करें, एक्चुअल घर बनते हैं सीमेंट से, और तो उसका वो प्रिंटर डिजाइन हो जाएगा जी। अब वो सीमेंट के हिसाब से, सीमेंट बिजली के हिसाब से बिल्कुल है। उसके अंदर जो है वो कंक्रीट आता है, मशीन वैसी रहती है, वो कंक्रीट लेयर बाय लेयर बनाते हुए उस पूरे को घर को खड़ा कर देती है। और 1/4 ऑफ द कॉस्ट, यानी अगर हम 100-150 गज के घर की बात करें, अगर 50 से 55 लाख रुपए उसका ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा होता है, तो 3D प्रिंटर से आप वो 15 से 20 लाख में अचीव कर सकते हैं। और जो 4-5 महीने लगता है ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करने में, आप यहाँ 4 से 5 दिन में खड़ा कर सकते हैं विदाउट द यूज। मैंने सऊदीया में देखा है ये हो रहा है शायद, आई थिंक, या पाकिस्तान में भी नहीं आया है। पाकिस्तान में ये अभी नहीं आया। हम लोग इसकी R&D कर रहे हैं, कुछ हद तक हमारी बहुत हद तक सक्सेस भी हमारी कर चुके हैं, हम कुछ प्रोटोटाइप्स भी बना चुके हैं इसका, लेकिन हम इसको अभी तक ऑन अ कमर्शियल लेवल नहीं लेके आए। दुनिया भर में इस पर बहुत काम हो रहा है, जर्मनी में बहुत काम हुआ है, चाइना में बहुत काम हुआ है। चाइना में 500 हज़ार गज के घर बने इस पे, दुबई में बने हैं। तो द टेक्नोलॉजी इज देयर। थोड़ा टाइम लगेगा फॉर द टेक्नोलॉजी टू गेट इनटू द मेन स्ट्रीम, लेकिन ये अनकरीब आप अपने जो नए घर हैं, मे बी इन द नेक्स्ट 10 years, 15 years, 20 years, ये रोबोट्स बना रहे होंगे। अच्छा हो जाएगा यार, कम से कम एक ही दफ़ा में बन जाएगा। अच्छा, दूसरा मेरा इस पे था कि आपने कहा कि 20,000 आप कंपनीज के साथ कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रोडक्ट ही 20 डिफरेंट इंडस्ट्रीज है जी। तो आप इसमें कंफ्यूजन ये आ रही है कि आप तो उनको क्या वो प्रोडक्शन में नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक सैंपल चाहिए होता है, क्योंकि अगर इतना सारा उसको बल्क में कैसे, क्या 3D प्रिंटर ये बल्क में भी देता है इसको या नहीं? सो कभी कभार क्या होता है, आपके पास कस्टमाइज ऑर्डरिंग आती है। जैसे अगर आप गिफ्टिंग की तरफ जाते हैं, अगर ये कंपनी कहती है यार मेरे 50 CEOs को मैं कोई कस्टमाइज गिफ्ट देना चाहता हूँ, और उनका नाम एम्बोस्ड हो उसके अंदर, उसमें उनकी तस्वीर आ रही हो या उनकी कंपनी का लोगो आ रहा हो, इसमें बेस्ट ऑप्शन है 3D प्रिंटिंग। तो आप 50 अलग डिजाइन्स बना के आप 50 अलग मशीन्स को दे देंगे तो वो बना देता है। जिसमें हमारे एम्ब्रॉयडरी में भी यही होता है ना कि अगर उसका नाम आता है तो वो सिमिलैरिटी आ जाती है, तो हर एक का फायर अलग बन जाती है, लेकिन वो अलग अलग बनता है, बिल्कुल ऐसे। उसकी कॉस्ट फिर हाई जाती है, 3D प्रिंटिंग में भी अगर 1 यूनिट की जो कॉस्ट है वही 1000 यूनिट की कॉस्ट है।
कॉस्ट नहीं डिफर करती, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल मशीनरी सब सेम रहता है। सिर्फ इनिशियल डिज़ाइन कॉस्ट का फ़र्क आ जाता है, बट वो भी वन टाइम कॉस्ट होती है, वो बहुत मिनिमल होती है, लेकिन उसके अलावा एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। अच्छा, मुझे भी प्रोडक्शन में एक मसला आ रहा है कि जैसे अगर मुझे सिर्फ तहसीन के नाम की 100 बनानी है, अब हमारे एम्ब्रॉयडरी में या अगर प्रिंटिंग में बात करो तो हमने एक प्रिंट दिया, वो 100 प्रिंट निकाल देगा। दर दर के एम्ब्रॉयडरी में होता है कि मशीन्स के हेड पे चलेगा, वो निकाल आएगा, या ऑफसेट प्रिंटिंग में भी होता था। लेकिन 3D प्रिंटर क्या, फिर हमें अगर शो निकालना है तो क्या 100 प्रिंटर रखने पड़ेंगे या? हाँ, ऐसे ही होता है कि आपके पास जैसे 10 प्रिंटर हैं, आपने हर प्रिंटर को 10 नेम टैग्स आपने दे दिए तो वो 10 बनाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा एक और तरीका भी होता है कि हम इससे मोल्ड बना देते हैं 3D प्रिंटर से। फिर वो क्या होता है, वो यूज होता है कार्बन फाइबर का मोल्ड बनाने के लिए, जो फाइबर ग्लास का मोल्ड बनाने के लिए, सॉरी, आपने देखा होगा फाइबर ग्लास का मोल्ड बन जाता है, फिर उसके अंदर रेजिन की पोरिंग होती है और फिर वो निकल आता है। तो जब आपके पास कंटिन्यूस लार्ज मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, मास मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, तो फिर आप मोल्ड की तरफ जाते हैं। तो हम मोल्ड के अगेंस्ट नहीं है, हम समझते हैं मोल्ड का हम एक पहला वर्जन है, चाहे प्रोटोटाइप या रैपिड प्रोटोटाइपिंग इमेजिनेशन आपकी क्रिएट कर दे बेसिकली। बिग यूजर केस है। जैसे मिसाल के तौर पे आज अगर पेप्सी कहती है हमें अपने बॉटल का डिजाइन चेंज करना है और वो 5 नए बॉटल डिजाइन करती है, तो उन 5 को फिजिकली बनाने के लिए वो मोल्ड नहीं बनाएंगे, वो हमारी जैसी कंपनी के पास आएंगे कि यार अब हमें 5 डिफरेंट 3D प्रिंटेड बॉटल से हम उसमें से कोई एक अप्रूव कराएंगे, जिसका वो फिर मोल्ड बना के लार्ज प्रोडक्शन में चले जाएंगे। तो हम एक्चुअल मैस मैन्युफैक्चरिंग से पहले वो प्रोडक्ट एक्चुअल बना के दे देते हैं। और जहां कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए होता है, जैसे कस्टमाइजेशन में, जैसे किसी गाड़ी के पार्ट में, अब जैसे इंडस्ट्री के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे किसी कंपनी ने कोई बड़ी इंडस्ट्री में मशीनरी लगाई हुई है, उसके स्पेयर पार्ट्स वो नहीं देते। वो कहते हैं अगर आपका कुछ खराब हो गया तो आप नई मशीन बनाएं। हम वी गेट इन देयर एंड फिर हम क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स हम बना लेते हैं। तो या फिर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करानी हो आपको किसी प्रोडक्ट, तो वो हो जाएगा, वो हो जाता है 3D प्रिंटिंग। यहाँ ना मुझे फाइनेंशियल्स का एक मसला लग रहा है कि जब तक आप मास में काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे बनेगा। कि जैसे भी अगर शर्ट्स हैं या टी-शर्ट है, प्रिंटिंग है, जब मास में काम होता है तो वो तो इंडिविजुअल आप काम करें, तो मेरा पॉइंट आप समझ गए। तो पैसा या तो फिर बहुत ही कस्टमाइज, या तो फिर वो बहुत ही शौकीन लोग हो कि वो एक ही के बहुत ज्यादा पैसे देने के मूड में हो। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अब जैसे ये एक बॉटल है हमारे पास, ठीक है, प्लास्टिक की एक बॉटल आ जाती है। ये अगर हम ये प्लास्टिक की बॉटल देखें तो कितने की होगी मार्केट में, या अगर मैं पानी पी के बेचना चाहूँ 10-20 रुपए की, इतने 10-20 रुपए, और अगर मैं इसको पानी पी के मैं इसको देना चाहूँ तो कोई 2 रुपए की वो प्लास्टिक का कबाड़ी वाला लेगा, राइट? ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे बताएं कि अगर कल को कोई बड़ी कंपनी आके 5 बॉटल्स के मोल्ड्स आइडेंटिफाई करना चाहे और उसको बनाना चाहे, एक मोल्ड उसको 20 से 25 लाख रुपए इतने का ही होता है ना। अब वो कहते हैं यार मैं 1 करोड़ के 5 मोल्ड निकाल के फिर उसके बाद सैम्पलिंग करूं, तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यही आप मुझसे 1 लाख रुपए की ले लें। तो वो क्या करेगा कि मुझसे महंगी खरीद के और फिर उसके बाद डिसाइड करेगा कि किस पे मोल्ड चाहे। उसी तरीके से जब हम R&D फेज में आते हैं तो R&D फेज के अंदर आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। बहुत सी जगहों पे आपको लो वेट मैन्युफैक्चरिंग में अचीव करना होता है। उन जगहों पे उन चीज, या फिर एक और कुछ तरह समझते हैं, आपने एक प्रोडक्ट देख लिया यूएस में, आपको पसंद आ गया, अब आप कह रहे हैं यार बाय द टाइम मैं उसको इंपोर्ट करूंगा वो मेरे पास आएगा 20 दिन 30 दिन लग जाएंगे, टाइम लगता है। अब मेरा डाउन टाइम आ जाएगा मशीन्स का। आप कहते हैं यार मुझे अभी इसकी रिप्लेसमेंट चाहिए, तो कंपनीज लाइक अस कैन मेक द प्रोडक्ट विद इन 3 days 4 days 5 days डिपेंडिंग उसकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, हम बना के उनको दे देते हैं। और फिर हमारे पे एक दफ़ा डिज़ाइन आ जाता है, हम कहते हैं जब भी आपका पार्ट ख़राब हो आप 2 दिन पहले बताइएगा, हम आपको पार्ट बना के दे देंगे। एक और इसमें बड़ी चीज़ होती है, जैसे अब आपने रियल स्टेट मॉडल्स देखे हो, अब रियल स्टेट का जो मॉडल बनता है वो वन ऑफ अ काइंड होता है, वो तो एक ही दफा बनेगा, और वो जो बंदा बेच रहा होता है, छोटी गाड़ियां लगा देते हैं उसमें अरे देखा है, वो जो बिल्डिंग बेच रहा होता है वो करोड़ों में होती है। तो कहते हैं यार मैं करोड़ों के लिए अगर लाखों का प्रोडक्ट बना देता हूँ जिससे मेरा 1 यूनिट भी बिक जाएगा तो मेरे पास पैसा आ जाएंगे। तो हमारी टेक्नोलॉजी इज 0.01 मिलीमीटर एक्यूरेट, तो मैं उस पूरे प्रोजेक्ट का एक कीचेन भी आपको बना के दे सकता हूँ। तो कस्टमाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, गिफ्टिंग, R&D, इसके अंदर 3D प्रिंटिंग का इस वक्त ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है।
नहीं, वो तो मुझे आइडिया हो गया कि बहुत ही अमेज है। तो मुझे फाइनेंशियल्स का होता है कि अगर बल्क में, लेकिन क्योंकि अगर हम वो कंपेयर करता है मोल्ड से तो उसको वो यहाँ से सस्ता पड़ता है, लेकिन हम यहाँ से वन टाइम, पर इसमें शायद रिकरिंग कस्टमर का एक चैलेंज मुझे लगता है। जी, ये एक्चुअल में चैलेंज है, विच इज कि आपका कस्टमर एक दफा आता है, फिर वो कब आएगा ये मुझे आपको नहीं पता। रिकरिंग का एक इशू है। हाँ, लेकिन वहाँ पे फिर हमारे ना एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू 3D प्रिंटिंग की तो लिमिटेशन वहाँ पे है, लेकिन एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू देन व्हाट वी डू इज कि हम 3D प्रिंटर्स सेल भी करते हैं, फिर 3D प्रिंटर्स की मेंटेनेंस और ट्रेनिंग्स भी हम देते हैं। फिर वो क्या होता है, जैसे अगर किसी यूनिवर्सिटी ने हमसे एक लैब बनवा लिया जिसमें 5-6 3D प्रिंटर्स हैं, अब उसको पता है अगर वो ख़राब हो जाएगा तो उनको हमारे पास ही आना है, या फिर उसकी मेंटेनेंस करानी है तो हमारे पास आना है। तो फिर हम एक नए बिजनेस मॉडल में जाते हैं जहां हम 3D प्रिंटर्स लोगों को रखवा के देते हैं, बना के देते हैं, एंड देन फिर हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं। तो रीअकरिंग रेवेन्यू वहां से आ रही होती है, और हम ये टेक्नोलॉजी ना ही सिर्फ अपने पास रखते बल्कि हम सिखाते भी हैं। तो हमारे पास हमारा जो सबसे छोटा बच्चा जिसको हमने ट्रेनिंग की है फॉर 3D प्रिंटिंग, वो 8 साल का है। उसके समझ में आ गया सारा कुछ? आ भी गया, और जैसे हम करते हैं ना, हमने कोई पिंटरेस्ट पे कोई पिक्चर दे के प्रिंट कर दिया, वैसे ही उस बच्चे अपना टॉयज देखता है ऑनलाइन 3D टॉयज, और उसके बाद वो खुद अपने प्रिंटर पे प्रिंट लगा के वो बनाता है। तो आपकी जो क्रिएटिविटी है एज अ किड वो इतनी बढ़ जाती है कि आप अपने टॉयज खुद डिजाइन करके खुद बना रहे हैं। और बल्कि अभी यूएस में एक बाप और बेटे ने मिलके, वो भी 13-14 साल का लड़का था, उसने अपनी लैम्बोर्गिनी पूरी 3D प्रिंट करके बनाई, और एक्चुअल बनाई जो चलती है। तो उसने ब्लूप्रिंट्स निकाले, एक एक पार्ट 3D प्रिंट करता रहा वो, उसको तकरीबन 2-2.5 साल लगे, बट उसने अपनी गाड़ी बना ली। तो क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एंडलेस किस्म के इसके एप्लीकेशंस हैं। हमने अभी रिसेंटली, और ये एक ही प्रिंटर से हो गया काम जो आपने बताया गाड़ी बनाई है, इसके लिए अलग अलग प्रिंटर्स होंगे? एक ही प्रिंटर से हो जाता है, बट एक प्रिंटर से टाइम आपको ज्यादा नहीं, मुराद है कि जैसे एक प्लास्टिक का एरिया होगा जी और एक सिल्वर का एरिया होगा, तो वो इसमें एक ही प्रिंटर से मटेरियल डिफरेंट कर, हम मटेरियल चेंज करते रहते हैं विद टाइम। सिर्फ होता है ये कि 3D प्रिंटिंग में ना 2 स्पेसिफिक काइंड ऑफ है, तो ज़्यादा टाइप्स हैं प्रिंटिंग की, बट 2 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, अगर आप वो अपने पास प्रिंटर रख लें तो आप तकरीबन सब चीज़ें बना सकते हैं। एक FDM होता है जिसमें प्लास्टिक की थ्रेड होती है, वो मेल्ट होती है और उस मेल्टिंग से कोई प्रोडक्ट बनता है। और एक होता है रेजिन 3D प्रिंटर, जिसको हम SLA 3D प्रिंटर भी कहते हैं। वो रेजिन होता है, उसके अंदर लेजर्स हिट करती हैं, और लेजर हिट करने के बाद उसकी प्रिसिशन बहुत ज़्यादा होती है। खास करके जो मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं हम उससे बनाते हैं, या बहुत जो माइन्यूट डिटेलिंग वाली प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी एक्यूरेसी 0.01 मिलीमीटर, तो इतना ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ बनाता है वो वाला 3D प्रिंटर। और आपको तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख की मशीन्स मिल जाती हैं। तो आप ये समझे, अगर किसी बच्चे को आईफोन देना है तो उससे बहुत बेहतर है कि आप उसकी 3D प्रिंटर दे दें, जिससे वो खुद पैसे भी कमाता है। और ये पाकिस्तान में मिल जाती है आराम से? मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। तकरीबन 8 से 10 कंपनीज ऐसी हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो कि 3D प्रिंटर्स बेचते हैं। तो 3D प्रिंटर्स आपको मिल भी जाते हैं, एंड फिर उसके बाद हम ट्रेनिंग्स भी उस पर प्रोवाइड करते हैं, और इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। इट्स अ वेरी इजी टेक्नोलॉजी टू यूज़। तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं, मेरा जो हमारा पूरा कोर्स होता है वो 14 घंटे का होता है कुल मिला के। तो 14 घंटे में आप पूरा 3D प्रिंटर सीख लेते हैं। वो भी आपने रिकॉर्ड करके रखा हुआ होगा, जिसको जल्दी नहीं, हम X2 पे करके देख रहे हैं तो नहीं, हम लोग ज्यादातर जो करते हैं हम हैंड्स ऑन करवाते हैं। हैंड्स ऑन नहीं कराते। हमें समझ ये आता है कि जब तक आप अपने हाथ खुद डर्टी नहीं करते ना, तब तक आप सीख नहीं सकते। वैसे तो आपको हजारों वीडियोस मिलते हैं। फिजिकली, ये तो बहुत अच्छा है कि आपके पास आके वो फिजिकली सारे हमने कुछ स्कूल्स के साथ, कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलके उनकी एज अ को करिकुलर एक्टिविटी ये सिखाया भी उनके स्टूडेंट्स को। और अक्सर तो ऐसा होता है कि जिनको हम सिखाते हैं वो हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आते हैं कि सर हमने ये चीज़, जैसे आपके कैमरा का एक स्टैंड्स होते हैं, हुक्स होते हैं। एक हमारे पास एक बंदा है, वो कहने लगा कि ये वाली स्पेसिफिक कैमरा का पार्ट मार्केट में 6,000 का मिलता है, मैंने 1,000 रुपये में 3D प्रिंट किया और मैं 3,000 में बेच रहा हूँ मार्केट के अंदर। तो हमें पता ही नहीं था कि उसने बिजनेस मॉडल हमें पूरा क्रिएट करके दे दिया। तो इस तरह बहुत से लोग उसको जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं, उसमें से पैसे कमा रहे हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप
भी इससे बड़ी अच्छी बनती है और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें से फ़ायदा भी उठाया है इस नहीं अमेज आइडिया। तो उसकी आपकी लर्निंग कहाँ कैसे सीख सकते हैं? तो मैं सोच रहा हूँ यही कंटिन्यू अभी पूछना, वरना ये सवाल मेरे आखिरी के होते हैं। नहीं मैंने कहा अभी पूछने क्योंकि चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। क्या कॉस्ट आएगी, कैसे सीख सकते हैं, लोकेशन क्या है? यूजली तौर पे इसका जो एक कोर्स होता है वो 10 से 15,000 रुपए में होता अरे बड़ी कम। आप तो हाँ, इट्स एन ईजी। मुझे लगा कोई आप मांगेंगे। नहीं, कोई इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती। 10 से 15,000 रुपए की इसकी कॉस्ट होती है। उसके अंदर आके आप सीखते हैं। इंडस्ट्रियल यूजेज थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जब इंडस्ट्रीज हमें डिमांड करती हैं कि आप आके हमारे लोगों को या टेक्निकल लोगों को सिखाएं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर होंडा आके हमें कहती है कि आप हमारे, बाय द वे जो चंगन कंपनी है उसमें भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हमने 3D प्रिंट करके दिए हुए हैं, तो उनकी आज भी प्रोडक्शन में वो पार्ट्स यूज हो रहे होते हैं जो हमारी कंपनी से ही किया हुआ है। इसी तरह एक मजे का आपको एक एस्पेक्ट बताऊं जो आपने अक्सर देखा होगा, कुछ प्रोडक्ट्स जैसे मिलिट्री के कुछ प्रोडक्ट्स आपने देखे होते हैं किसी एग्जीबिशन में, कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशन लगा होता है, तो कभी कभार वो 3D प्रिंटेड होता है, दोस आर नॉट रियल। मैंने अक्सर हाथ लगा के भी देखा वो 3D प्रिंटर। जी मैंने कहा तो प्लास्टिक से बने हुए हैं। तो जी तो लुक अलाइक इज कंप्लीट एग्जैक्टली द सेम। हमने कुछ ऐसी कंपनीज जो एग्जीबिशंस में बड़ा हैवी इक्विपमेंट जाके दिखाती है, शोकेस करती है, हम उन्हें कहते हैं कि आप ये ना बनाएं, आप 3D प्रिंटेड बना दें। एक तो प्लास्टिक है, उसकी वेट बहुत लेस है, और दूसरा आपको अगर जहाज में आप ट्रैवल करा रहे हैं, क्योंकि ये मेटल नहीं है तो इट्स इजियर टू कैरी, और हम उसको ना डाइसेक्ट करवा देते हैं, लाइक एज एन पार्ट्स बना देते हैं। आप कहीं पे भी ले जाएं, उसको असेंबल करें पजल की तरह, वहां जाए डिसअसेंबल करें, तो उनके लिए बड़ा इजी हो गया करना। इनफैक्ट अभी हमने रियाद में एक एग्जीबिशन के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मैप बनाया, जिसमें हमने जितने मिनरल्स एंड माइंस पाकिस्तान के थे उसको हमने डिपिक्ट किया। पहले हमने पाकिस्तान की सैटेलाइट से इमेजरी ली, पूरा उसकी टोपोग्राफी बनाई, और उसके ऊपर हमने मिनरल्स एंड माइंस शो किए। तो जो भी बंदा वहाँ पे आ रहा था, तकरीबन 4 मीटर बाय 4 मीटर पे पूरा मैप था। सो एनीबडी हु केम देयर कुड नो कि यार कौन सा मिनरल माइन पाकिस्तान में कहाँ पे है, एंड दैट कुड बी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन कुड बी दैट मैप। तो ऑल्दो आई मीन इट टुक अस 2 months टू मेक इट, बहुत ज़्यादा वर्क एंड एनर्जी की, बट अ लॉट ऑफ आइडियाज कैन बी अचीव्ड विद 3D प्रिंटिंग। मुझे है कि हम अपने ऑफिस का भी इसका पूरा 3D प्रिंट करा के रख सकते हैं कि भाई मतलब आपको लिए घूमता हूँ, भाई देखिए ये रूम में। नहीं बिल्कुल किया, ऐसी कोई इनोवेटिव आइडिया तो होना चाहिए। बिल्कुल मेरा तो इरादा है आप लोग भी ज्वाइन कर लें। मैंने कहा चलो कुछ मैं तो आपका स्टूडेंट में से आ जाऊंगा किसी भी दिन में आपको ज्वाइन करने के। इसकी लोकेशन आपने नहीं बताई। हमारा एक ऑफिस DHA में है और एक ऑफिस हमारा कुरंगी में है, तो बड़ी दूर है यहाँ से। तो हाँ थोड़ा दूर है। तो ये 2 ऑफिस। टाइम इनके क्या होता है? कोई स्पेसिफिक टाइमिंग्स नहीं होते, हमारा बैच बनता है वो, और बैच में हम यूजुअली तौर पे कभी कभार हम अपने बैचेस कराते हैं, कभी कभार हम स्कूल्स के साथ मिलके कराते हैं। और इसका तो 14 घंटे मेरे ख्याल आपकी 7 क्लास है भी, 5 क्लास भी नहीं? हमारा 2 वीक्स का कोर्स होता है जिसमें हम 1 क्लास देते हैं, फिर हम 2 दिन का गैप देते हैं, ताकि अगर किसी को कुछ सिखाया है तो वो कोई उसमें से इम्प्लीमेंट करके कोशिश करे, एंड फिर हमें वो वापस आके कोई क्वेश्चन है तो पूछे। और प्रिंटर भी आप ही देंगे, सारी चीजें भी आपके पास, मतलब आप वहाँ पे अवेलेबल होता है ना? बिल्कुल अवेलेबल होता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट नहीं होगी जो एक दफा बता दी हुई? नहीं, उसके बाद यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू बाय 3D प्रिंटर और नॉट। हम कहते हैं कि आप सीख लें, सीखने के बाद आपको समझ आती है, फिर इवन सेकंड ऑप्शन आप अगर आप मार्केट में जाएं, आप देखें अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा मिलता है जो आप बेच सकते हैं मार्केट के अंदर, पहले आगे से 1-2 प्रोडक्ट आप हम ही से 3D प्रिंट करवा दें और मार्केट में बेचना, अपना प्रॉफिट रखे। जब आपको ऐसे लगे कि यार मेरे अच्छे कस्टमर्स बन गए हैं, अब आप 3D प्रिंटर ले लें। और 3D प्रिंटर है भी तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का, तो इतनी कोई बड़ी अमाउंट भी नहीं है कि आप बोले यार पूरी मुझे करोड़ों रुपए की कोई इंडस्ट्री सेट करनी हो। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाए, आप नंबर ऑफ प्रिंटर्स इंक्रीज करते जाएं। नहीं, जबरदस्त आइडिया और बड़ा अच्छा इनोवेटिव आइडिया है। कि सबसे बात है कि ये हर, जैसे कहते हैं ना हमारे AI का अल्फाज तो आ ही जाता है, जो हर चीज को एरिया को डोमिनेंसी कर रही है कि भाई हर एरिया में डोमिनेंस। मुझे कहता है कि 3D प्रिंटर भी हर एक, इसकी मार्केट शायद लोगों ने नहीं किया इतना, जैसे AI की बहुत मार्केट होती है। ये आपसे बात करने के बाद मुझे लगा कि ये हर एरिया को डोमिनेंसी कर सकती है। बिल्कुल कोई ऐसा मुझे नहीं लगता। आपने कंस्ट्रक्शन का ही बताया, आपने डिजाइनिंग का ही बताया, आपने मेडिकल का ही बताया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में आपने फिर मुझे कार का मतलब ये सारी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनका भी बताया, फिर आपने छोटी शॉप्स का भी बताया, डिजाइनर्स वालों को भी बताया। मैंने कहा तो सभी, बल्कि आपने कैमरामैन्स को भी नहीं छोड़ा कि इसमें जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है, उसके पार्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं 3D प्रिंटिंग से, और भी इस तरह बनता है। सिर्फ एक चीज बड़ी मजे की है कि अभी तक पाकिस्तान में 3D प्रिंटिंग इज इन ग्रे एरिया।
ठीक है, ये बड़ा मसला है ये आजकल उनको। इंपोर्ट का मसला है, एक्सपोर्ट का मसला, क्या मतलब? ये एक बड़ी अजीब सी एक उसमें ये कहते हैं कि इससे आप गन्स बना सकते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। आप 3D प्रिंटर से गन्स नहीं बना सकते। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में शायद 2 नंबर गन शायद ज़्यादा सस्ती मिल जाती है कि मैं पूरा 3D प्रिंटर बनाऊं और फिर उससे गन बनाऊं। तो ये एक अनफॉर्चुनेटली आपने कहा 1.5 लाख की कॉस्ट 2 नंबर से सस्ती मिलेगी, 2 नंबर 30,000 में मिल जाएगी आपको। क्यों प्रिंटर? तो एंड बन भी नहीं सकती, इट्स नॉट। हाँ, ऐसी गन जरूर बन सकती है जो पानी फेंकती हो, तो वरना गोली वाली तो गन नहीं बन सकती। उसमें तो प्रेशर देना है ना, उसमें प्रेशर देना, मेटल है और मेटल 3D प्रिंटिंग इज नॉट अलाउड इन पाकिस्तान। ऑल्दो मेरे हिसाब से इस टेक्नोलॉजी को हर घर में आना चाहिए, इनोवेशंस आनी चाहिए। आपका दरवाजा चूं चूं करके मसला कर रहा है, आपने उसका हिंज 3D प्रिंट करके लगा दिया। आपके डेस्क में ऑर्गेनाइजर नहीं है कंप्यूटर के, आपने 3D प्रिंट करके वो लगा दी। आई मीन एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। आप एक इतना कस्टमाइज किस्म का, आप पूरा फॉर्मूला F1 गाड़ी 3D प्रिंट कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा वो शैंडलियर की तरह वो गाड़ियां उल्टी लटकी भी होती हैं, आप कंप्लीटली 3D प्रिंट कर सकते हैं। बल्कि मुझे होता है कि ऑफिस में से हमें डिजाइनिंग का आइडिया और होता है, तो हमने उसको बनाया, उसको पूरा एनालाइज कर लिया बहुत ही कम की कॉस्ट में कि भाई देखो ऐसे सीट पे ऐसे से बैठेंगे, इतना एरिया है। अब तो AI भी आ गया, तो उसमें वो पूरा आपको बता भी देगा, पूरा डिजाइन बना के कैलकुलेशन के इतने एरिया में ये बन रहा है। और जैसे भी मैंने ये हमारा रूम डिजाइन करने में इतनी फटीक होती है कि कौन सी चीज़ में क्या रखना है क्या नहीं, मतलब यार मैं तो ये मेरा काम नहीं है, मुझे बिल्कुल मुश्किल लगता है। लेकिन आपसे बात करने के बाद यार अगर मुझे डिज़ाइन करना है, कोई चीज़ डिज़ाइन करना है, गाड़ी में डिज़ाइन करना है, घर में डिज़ाइन करना है, रूम में डिज़ाइन करना है, जैसे भी मेरे बच्चे बड़े होते हैं, मैं यार रूम में फर्नीचर को डिज़ाइन करते हैं, तो अगर वो पूरा बना के मैं किसी के साथ प्रोटोटाइप डेमो ले गया, उसको समझाना इतना मुश्किल कि यार इसमें ये वाले बच्चों का ये होना चाहिए था, ये बड़ा मेरा बेड ऐसा है, और मैं चाह रहे थे कि हम इस तरह से कोई डिज़ाइन करना चाह रहे थे। हमारा बेड है, अब बच्चे देखें, अब पता नहीं आपकी शादी हो गई नहीं हुई है, तो बच्चे बड़े एकदम हो रहे होते हैं ना, तो बच्चे साथ ही रहते हैं, बच्चे समझते आपके जिस्म का एक पार्ट होते हैं 7 साल तक, बिल्कुल ऐसे उनकी वो बढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप उनको अलग रखते हैं, जैसे शुरू में तो बिल्कुल आपके साथ होते हैं, फिर थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, तो जरा बेड ऐसा होना चाहिए कि पहले तो आपके साथ हैं, फिर यहाँ पे ना ये रिमूवेबल होने चाहिए, बेड बनकर जैसे कम सोफा कम बेड, तो ऐसे करके उनको यहाँ से अटका दें, क्योंकि वो घूमते हुए गिरते भी बहुत हैं, मेरे दिमाग तो इसको इसके साथ ज्वाइन होना चाहिए, एक इधर ज्वाइन होना चाहिए, एक इधर ज्वाइन होना चाहिए, एक तो घूमते हुए गिरे नहीं, ये तो मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर जब बड़े हो गए ना, तो ये निकालो, चलो भाई इधर, मतलब अगले, आप मेरा पॉइंट समझे ना, मतलब जैसे जैसे बड़े, पहले तो साथ है, साइडों से लॉक है, सोफा कम्पैक्ट की मैंने एक लगा के देखा था, वो लग गया था, फिर बड़े हो गए, सीधा किया, साइड पे लगा दिया। अब आप देखिए यहाँ पे ना आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग कर रहे हैं। हाँ, अब ये प्रोडक्ट डिजाइन अगर आपका तैयार हो जाता है, आप इसका एक छोटा प्रोटोटाइप बना के मेरे ख्याल से आप बड़ी कंपनीज के पास जा सकते हैं और उनको बोले यार अब इस तरह का बेड क्यों नहीं बनाते। मैं बोलता यार इस तरह का बनाओ ना, क्योंकि बच्चे तो साथ ही हैं यार, उनको नहीं हटा सकते, कैसे करेंगे आप उसको, कैसे छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं परसों भी बैठा हुआ सोच रहा था मैंने, लेकिन यार मैंने कहा मेरे ही तो बच्चे हैं नहीं, दुनिया के इतने किसी ने करा होगा ऐसा चीज, लेकिन मैं दिखा नहीं, पर मेरे दिमाग में चल रहा था यार इसको। यार हमारे पास ना ऐसे बड़े आइडियाज आते हैं कि आप 3D प्रिंटिंग से क्या क्या चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। जैसे आजकल बीच में पेट्रोल का बड़ा मसला आया, तो हमने लगा एक छोटी सी 3D प्रिंटेड डिवाइस बना देते हैं, पेट्रोल का एक नोजल इस तरफ जाएगा और दूसरा नोजल गाड़ी के अंदर जाएगा, उसके अंदर रोलर लगा देंगे प्रेशर पे, तो एक्चुअली आपको बता देगा आपकी गाड़ी के अंदर कितना पेट्रोल गया, तो जो चोरी है पेट्रोल पंप की वो रुक सकती है। आप ऐसे जैसे आपका हेलमेट होता है, उस हेलमेट के बाहर आपने किस तरह की डिवाइस लगा दी जो कि बाहर की हवा को इनटेक लेके अंदर हवा दे रहा है, आपका एक एयर कंडीशनड हेलमेट काइंड ऑफ स्टफ, यू नो देयर कुड बी अ लॉट ऑफ स्टफ। एंड हमारे पास ना बड़े लोग आते हैं एक डिफरेंट लेके आइडियाज़ कि हम ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं, तो बड़ा खुशी होती है कि यार शायद हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम आइडियाज को इनेबल कर पा रहे हैं। ऐसा ही, और लोग डर इसलिए गए कि थोड़ा सा ग्रे एरिया की वजह से इसकी मार्केट नहीं कर सके, मुझे ऐसा लगता है। 2 रीजन, कोई इन्फ्लुएंसर्स इसमें डाइव इन नहीं कर पाया अभी तक जो इसको सही मार्केट करे, मुझे ऐसा लगता है। मेरे ख्याल से 2 इसके स्पेसिफिक रीजन है। एक रीजन तो ग्रे एरिया चैनल है। हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी जो इस वक्त UAE में काम कर रही है, जो इस वक्त आप समझें कि रोल्स रॉयस का इंटीरियर तक 3D प्रिंट कर रही है, वो पाकिस्तानी लड़के हैं, पाकिस्तानी फाउंडर्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू उनको यही पता नहीं था कि यहाँ पे ग्रे एरिया में कहीं हमारे साथ मसला ना हो जाए, दे हैड टू मूव आउट।
वेरी सिमिलरली देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ अदर, मुझे लगता है कि इस टेक्नोलॉजी को लाना चाहिए, बच्चों के हाथ में देना चाहिए, उनसे प्रोडक्ट्स बनवाने चाहिए। अगर आज आप बच्चे को वो मैन्युफैक्चरिंग स्किल देंगे तो कल को कोई बड़ी चीज़ बनाएगा, कोई इनोवेशन लेके आएगा जो कि दुनिया में डिस्टर्ब करेगी। तो दुनिया में हर जगह इसको बहुत प्रमोट किया जाता है। एंड एक रीज़न वाई दिस इज़ नॉट बीइंग वेरी, मेरे ख्याल से कमर्शियल लेवल पे शायद अभी इस पे थोड़ा सा इशू ये कि ये थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे, थोड़ी सी। मुझे नहीं लगता कि आपको पता है कि एक प्रिंटर, अच्छा प्रिंटर जो नॉर्मल प्रिंटिंग करता है वो भी 2-3 लाख रुपए के हैं। हाँ, असल में अगर आप खुद अपना 3D प्रिंटर खरीदें, खुद 3D प्रिंटिंग करें तो बहुत सस्ता है। लेकिन अगर आप किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं कि आप 3D प्रिंट करके दें तो मार्जिन उसके साथ हैं, बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो कस्टमाइज है ना, कस्टमाइज्ड टाइम आपका वो पूरा एक ही प्रोडक्ट पे असल में इंसान का टाइम लग रहा है ना जी, तो बिल्कुल उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये बिल्कुल है, ये इस चीज़ में है। अच्छा बिलाल भाई, मुझे एक बात बताएं कि ये तो हमने बहुत ज़्यादा ही इस पर डिटेल में ख्याल से डिस्कशन कर लिया है, इसके अलावा भी तो कुछ कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज चली? सऊदीया मैंने देखा आपका बड़ा आना जाना रहता है। जी जी। अच्छा, सो हम लोग जब यहाँ पे 3D प्रिंटिंग करते थे, इग्नाइट का एक प्रोग्राम है जहाँ पे ये लोग स्टार्टअप्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर देते हैं। इसी तरह हम इग्नाइट में सिलेक्ट हुए, हम दुबई गए, वहाँ पे हमने 3D प्रिंटिंग के बारे में एक एग्जीबिशन थी, वहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे हमें एक इन्वेस्टर मिले और उन्होंने बोला कि आप सऊदी क्यों नहीं एक्सप्लोर करते? तो हमने बोला यार ये तो, आई मीन वी डोंट नो अबाउट द सऊदी मार्केट, अगर आप ले जाएं। तो उन्होंने बोला चलो आप लीप आ रही एग्जीबिशन, आप उसमें एक्सप्लोर करें सऊदी मार्केट को। तो हमने लीप में थोड़ी इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे हमने पॉट लिया, अपना एक स्टैंड किया, वहाँ पे एग्जीबिशन वगैरह में पार्ट प्ले किया। हमारा ये था कि एक अच्छी अमाउंट हमारी लग गई थी इन्वेस्टमेंट में, आना जाना। और यही सवाल था यार, ये बड़ा खतरा। हाँ। मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं तकरीबन 10 लाख रुपए तो मोहब्बत में चले जाते हैं। हाँ, हमारा इसका तकरीबन 8-10 गुना ज्यादा पैसे इस पे लगे। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारा ये डिसाइडिंग फैक्टर था कि अगर पाकिस्तान से बाहर मूव होना है तो कहाँ मूव होना है, ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो हमने क्या किया, हमने जब सऊदी हम गए तो हमारा अगर एक पोटेंशियल कस्टमर के हमें लगेगा यार इतने लोग आए रिक्वायरमेंट करने के लिए, अगर वो उसका टोटल अमाउंट तकरीबन $1 मिलियन तक का आया ना, तो इसका मतलब बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आना चाहिए हमें। 4 दिन की एग्जीबिशन थी जैसे भाई, एंड आई मीन सरप्राइजिंगली हमें वहाँ पे रिक्वायरमेंट तकरीबन $6 मिलियन के प्रोजेक्ट्स की, एंड इट वाज अमेजिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि यार हम दुबई से भी होके गए थे, बट जो पोटेंशियल हमें सऊदी में लगा वो वाज एन अनदर लेवल। 3D प्रिंटर पड़ा हुआ है वहाँ पे, वो बंदा आ रहा है, शेख साहब आ रहे हैं, अपने बच्चे को देख के बच्चा कह रहा है वाओ व्हाट अ मशीन, और शेख साहब कह रहे हैं कि इसको पैक करते हैं। यानी उनका डिसीजन मेकिंग इज जस्ट लाइक दैट। उनकी परचेजिंग पावर इतनी ईजी है कि वो कहते हैं हाँ 5,000 रियाल के, 10,000 रियाल के, नॉट एन इशू, आप पैक करें इसको। तो वहाँ से मैं आइडिया हुआ कि दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस टू बी हियर। फिर इनका जो 2030 विजन है उसके अंदर ये स्टार्टअप्स को चाह रहे हैं कि वहाँ पे आएँ विद यूनिक टेक्नोलॉजीज। सो हमारे इसी तरीके से हम वहाँ पे मैं और मेरा पार्टनर आतिफ, हम लोग अपने जेब में टोटल 20,000 रियाल लेके हम दोनों चले गए सऊदी। कुछ नहीं हमने सोचा, हमें नहीं पता था वहाँ मार्केट कैसी है, एक अंदाज़ा ज़रूर था, लेकिन हम वहाँ पे चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह तहसीन भाई, विद इन 3 मंथ्स हम अपने ब्रेक इवन को क्रॉस कर चुके थे, प्रॉफिटेबल हो गए थे, और अभी बाय द एंड ऑफ 1 ईयर हमारा यहाँ का 5 साल का प्रॉफिट मार्जिन एक तरफ और वहाँ का 1 साल का प्रॉफिट मार्जिन एक तरफ। तो हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी कि जो हमने फ़ायदा उठाया वही दूसरे स्टार्टअप से फ़ायदा उठाएं। तो हमने हमारे एक फेलो स्टार्टअप थे जो सुपर वुमेन पाकिस्तान के नाम से यहाँ सदफ काम कर रही हैं, उनको हमने अप्रोच किया कि आप यहाँ पे देखें बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो शी केम ओवर देयर, वहाँ पे हमने 3 महीने का मार्केटिंग रिसर्च किया, एंड फिर उसके बाद हमने एक और कंपनी वहाँ पे फॉर्म की बाय द नेम ऑफ निसा केयर अरेबिया। अब फेमिनिन हेल्थ एंड हाइजीन की तरफ हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मी एज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपने जहाँ पहले बात की ना कि 3D प्रिंटिंग के अंदर आपका रीअकरिंग कस्टमर नहीं है, तो आपको पैसे अच्छे मिल जाते हैं, रीअकरिंग नहीं होते। निसा केयर में इज एक डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि वो फेमिनिन हेल्थ और हाइजीन के ऊपर काम कर रही है, तो एवरी मंथ का रिकरिंग ऑफ उसमें आता है। और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम वेंडिंग मशीन्स बना रहे हैं फीमेल वॉशरूम्स के लिए, और इस तरह का पूरा एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जो आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू चलेगा। तो अगर ख़वातीन को रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की और अर्जेंसी की रिक्वायरमेंट है तो वो वॉशरूम
की तरफ जाती हैं, तो उनके पास ऐप में होगा कि सबसे करीबी वॉशरूम में कहाँ मशीन लगी हुई है। आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी जो हर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आप इस स्टैटिस्टिक्स में जाएं तो वेरी अनफॉर्चुनेटली बहुत अजीब स्टैटिस्टिक्स आप देखते हैं इसके। दुनिया में 76% खवातीन को ये प्रॉब्लम होती है कि एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट दे डोंट। मैंने इसका जोक भी सुना था, तो वो कहती है कि ये प्रॉब्लम तो जब से इंसान पैदा हो जब से ही है ना। तो कह रही है लोगों ने 1700 साल तक जो है ना कोई स्कोप बना रहा है, कुछ बता रहा है, कहता है इनकी जो इनोवेशन जो मसले शुरू हुए वो 18वीं सदी में आके शुरू हो, बड़ा सर तरीके से फॉर्मेटिंग बताया। कहती है दुनिया पता नहीं क्या इजाद करने में लगी है। कहते हैं ये मसले तो हमारे अब डिस्कस होने शुरू, उससे पहले तो डिस्कशन में भी 1800 साल तक तो 19वीं सदी तक तो समझते कि सही से डिस्कशन में भी नहीं थे, तो इसका मसले को कैसे हल करेंगे। बिल्कुल, एंड बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि हमारे भी घर की खवातीन है, सबका प्रॉब्लम है। एंड ये प्रॉब्लम ऐसे इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। अगर आप वॉशरूम के अंदर आपके पास दूसरी चीज़ें आपने लगी हुई हैं, आपने टिश्यू पेपर तक डाला हुआ है, तो अच्छा हमें ये इशू आया कि जब हमने ये कॉर्पोरेट्स को जाके करने लगा कि आप अपने वॉशरूम में मशीन्स डालें, तो उनका ये आया कि यार इस फैसिलिटी को फिर अब्यूज़ किया जाएगा या फिर लोग निकाल के बेचना शुरू कर देंगे खवातीन। तो हमने बोला कोई मसला नहीं है, हम आपको वेंडिंग मशीन लगा देंगे, आप अपनी एम्प्लॉयज़ को कार्ड दे दें और लिमिट लगा दें 10 पीस पे 5 पीस पे, जितना आपको समझ आता है, जितनी वो निकालें वेल एंड गुड, जितना वो नहीं निकालें आपके लिए फ़ायदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी ये चल रहा है, ये चल रहा है, बहुत अच्छा है। सऊदी में हमें इसमें बहुत ज़्यादा appreciation वहाँ पे मिली, एंड वेरी सून वी विल बी स्टार्टिंग इम्प्लीमेंटिंग आवर ओन मशीन्स ओवर देयर। अच्छा हम इसके अंदर कैसे घुसे, क्योंकि मशीन मैन्युफैक्चरिंग, मशीन की इम्प्लीमेंटेशन, मशीन रिपेयरिंग, हम वैसे हार्डवेयर एक्सपर्ट्स थे, एंड सदफ यहाँ पे ऑलरेडी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम कर रही थी, तो इट वाज अ वेरी गुड मैच फॉर बोथ ऑफ अस टू कम टुगेदर एंड वर्क ऑन दिस। तो उनका भी वहाँ पे बहुत अच्छा चला, तो मुझे ये अंदाज़ा ये लगा कि यार अगेन 2 startups coming over there and becoming successful, इसी तरह और startups को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अच्छा अगर एक स्टार्टअप सऊदी अरब में जाके 100% ओनरशिप लेता है, हमारी 100% ओनरशिप है, कोई कफील रिक्वायर्ड नहीं है, तो तकरीबन वहाँ के जो लोकल कंसल्टेंट्स हैं वो आपसे 30,000 से 70,000 रियाल ले लेते हैं कंसल्टेशन के। तो हमने ये अच्छा मेरे पास कंसल्टेंट नहीं था, तो मेरी अपनी कंपनी जो फॉर्म हुई तकरीबन साल लगा मुझे अपनी कंपनी फॉर्म करने में, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। तो हम खुद ही पढ़ते थे, खुद ही समझते थे, खुद अरबी को ट्रांसलेट करते थे, कुछ लिखते थे, और चैट जीपीटी ने हमें बड़ा उसमें हेल्प किया, तो हमारी कंपनी हो गई। तो यही चीज़ जब हमने निसा केयर अरेबिया जो अपनी सेकंड कंपनी फॉर्म की, तो हमने 2 महीने में की वहाँ पे, एंड विद 1/10 ऑफ द कॉस्ट जो कॉस्ट बताई जाती है। यानी अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास 10-15 लाख रुपए हैं तो आप अपनी कंपनी सऊदी अरब में फॉर्म कर सकते हैं। करोड़ों रुपए का गेम नहीं है। ये कंसल्टेंट्स आपको गलत मिसगाइड करते हैं, एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए मीसा लाइसेंस जो वैसे 65,000 रियाल का होता है वो 2,000 रियाल में मिलता है एंटरप्रेन्योर्स को, एंड फॉर द नेक्स्ट 5 years तक आपको 2,000 का मिलेगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टार्टअप्स टू कम ओवर देयर। एंड अभी तो हमने इस तरह के हम लोग वहाँ पे तकरीबन 5 कंपनीज, मैंने अपनी तो 2 की, बाकी दूसरों की इनकॉर्पोरेट मैं करवा चुका हूँ सऊदी में। तो एंड बहुत फ्रैक्शन ऑफ एन अमाउंट हम लेते हैं, वो भी हम उस वक्त लेते हैं अगर आपको सिर्फ गाइडेंस चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हम उस पर पैसे नहीं लेते। लेकिन अगर इफ़ यू वांट मी टू लाइक फिल योर डॉक्यूमेंट्स एंड स्टफ, तो फिर हमें बहुत फ्रैक्शन, हम 5,000 रियाल लेते हैं जो ना होने के बराबर अमाउंट है उस पर, कि हम कहते हैं यार आप वहाँ पे आके आपकी कंपनी। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट आई थिंक एवरी स्टार्टअप अगर वो कोई अपने 10,000 रियाल तक अगर जमा कर सकता है, वो सऊदी अरब आए उम्रा वीज़ा लेके 3 महीना रियाद, जद्दा, वटेवर उसको लगता है उसकी अच्छी जगह, वहाँ पे जाए, मार्केट टेस्टिंग करे, एंड उसके बाद डिसाइड करे कि डू दे वांट टू मूव इन देयर और नॉट, एंड डे 1 से वहाँ बिजनेस कर सकता है, इवन विदाउट, आई मीन इट्स समथिंग विच इज़ अनऑफिशियल, बट आप क्या कर सकते हैं, वहाँ जाके जो लोकल पार्टनर्स होते हैं, पेमेंट पार्टनर्स, आप उनके साथ डील करें कि आप हमारी जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो आपके थ्रू होगी, एंड दे टेक अ परसेंटेज, 10% वो लेते हैं आपसे। ठीक है, आप पहले 3 महीने अपना कस्टमर ढूंढने के लिए कोशिश करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई आपको 1 रुपए देता है ना, तो सऊदी आपको 10 रुपए देगा। फर्क तो बहुत है, फर्क बहुत है, एंड लाइफस्टाइल का बहुत फर्क है। फिर आप वही रेमिटेंस आप पाकिस्तान भेज सकते हैं, तो पाकिस्तान का भी एक फ़ायदा होता है। तो यही चीज़ हमने की। हमारे पास एक वेंचर है जो हमने स्टार्ट किया था बाय द नेम ऑफ वॉइस ऑफ स्टार्टअप पाकिस्तान। इसमें तकरीबन हमारे पास 3,000+
मेंबर्स और ग्रुप में लोग हैं। इसमें ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि कोई भी स्टार्टअप से रिलेटेड कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो तो हम उस ग्रुप पे डालते हैं। तो कोई भी ऐसा स्टार्टअप जो चाहता है या बिजनेस चाहता है जो वहाँ पे एक्सपैंड करे, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मार्केट फॉर पीपल टू एक्सप्लोर, फॉर स्टार्टअप्स टू एक्सप्लोर। बिल्कुल देखना चाहिए उनको वहाँ पे। क्योंकि मेरा ना मुझे बहुत कॉल्स आती हैं, अपने मेरा तो बिजनेस देखा है ना, इतनी मेरे दोस्त इतने कॉल करते हैं, यार एम्ब्रॉयडरी का काम बहुत है भाई, आ जाओ। क्योंकि हम गिफ्टिंग में आते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि सब गिफ्ट के आइटम्स होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिफ्ट का काम है। मेरे भी पीछे थोड़े दिनों पहले मेरे बहनों ने कहा, भाई क्या कर रहे हो तो बैठा हुआ। तो हमारी हिम्मत, जो मैंने पहले सवाल किया था ना, इतना पैसा लगता है, मतलब यार अभी शायद रिस्क, या हम कहीं कंफर्ट जोन में भी आ गए, रिस्क देते हुए भी डरते हैं। मेरा एक दोस्त है, मेरा एक एम्प्लॉई और एक मेरा दोस्त है। मेरा एम्प्लॉई चला गया है वहीं पर ही ना, खुर्रम, वो मुझे कहता है मैं वीज़ा भेज रहा हूँ बॉस, तुम बस टिकट पकड़ के आ जाओ। आई थिंक उस समय जब भी कोई अप्रैल में, मार्च में या फेब में से कॉल की थी कि वीज़ा भेजो, मुझे भेजो। मैंने बोला यार अच्छा आता हूँ। कहता है यार आ जाओ, इतना काम है, तुम पता नहीं कहाँ मत्ताखोरी कर रहे हो। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका जो इस वक्त काम है उसमें हमारी बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन हो सकती है, क्योंकि हम 3D प्रिंटिंग का काम तो करते हैं, हमारी कस्टमाइजेशन के भी लोग आते हैं। जैसे मैं आपसे नहीं, आपने जब अपनी वेबसाइट निकाली तो मैं पूछा था कस्टमर्स को आप क्या क्या ऑप्शन देते हैं, तो वो एक इंटीग्रेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जहाँ पे हम वहाँ पे आपके लिए ऑर्डर्स पकड़ के यहाँ पे हम आपको आउटसोर्स करें, लेकिन विजिट करना होगा बिल्कुल। बट मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप वहाँ आए एक दफा। ये आप चौथे बंदे हो गए, तीसरे हो गए, एक बहन हुई, एक खुर्रम, दोस्त चौथे हो गए आप मेरे, तो मैं आ जाता हूँ। नहीं बिल्कुल आपको आना तो चाहिए। मैंने सोचा था यार कि अभी काफी मुझे बोलता था, मैं यार अभी सही है ना यार, चल रही है जिंदगी, क्यों जिंदगी, क्योंकि शायद खौफ, जो शायद सबका ही खौफ होता है, एक बड़ी रकम जाती है जी। बिल्कुल आपने तो बता दिया दिल रख के, मैंने तो यार अभी बिलो जगह एक्सपेंड करने के लिए शायद वो दिमाग में ना कंफर्ट जोन, यार अभी इतना पैसा है वो लगाएं और फिर जाएं। तो आप क्या रिकमेंड करोगे जो हमारे एम्ब्रॉयडरी वाले जो बंदे हैं, उनको लीप में ही आना चाहिए, वैसे भी जाके हम नॉर्मली? देखिए, लीप इज द बेस्ट ऑप्शन। ये अभी कब हो रहा है दोबारा? मेरे ख्याल से अगस्त तक उसकी डेट एक्सटेंड हुई है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा, अभी हालात की वजह से उन्होंने एक्सटेंड किया, वरना हद से पहले होनी थी। अभी उन्होंने अप्रैल के अंदर ही थी, बल्कि अब उन्होंने अगस्त के करीब की कोई एक्सटेंशन की एग्जैक्टली याद नहीं डेट, बट आना ज़रूर चाहिए। और लीप इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। देखिए, मैं ये कहता हूँ, सऊदीज़ यूएई की तरह काम नहीं करता। ऐसा नहीं होता अपनी कस्टमर से बात की और कहते हैं लेट्स मीट टुमारो। सऊदीज़ आर वेरी रिलैक्स्ड। आप उनसे बोलेंगे ना लेट्स मीट नेक्स्ट वीक, आफ्टर 14 days, आफ्टर 10 days, वो बहुत चिल है अपनी लाइफ में। एंड आप जाएंगे, वो शीशा पियेंगे, वो आपको कहवा पिलाएंगे, पूरी रात बात करते रहेंगे, इधर उधर की दोस्ती यारी करेंगे, आखिर में 5 मिनट की आपसे काम की बात करेंगे। तो उनका लाइफस्टाइल इज़ वेरी डिफरेंट। तो मैं कहता हूँ अगर आप सऊदी आ रहे हैं तो अपने साथ 3 महीना स्पेयर करके आए, क्योंकि आप 1 महीने में या 1 हफ्ते में कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। एंड सऊदीज ऑनलाइन काम नहीं करते, दे वांट अ फिजिकल इंटरेक्शन। अभी उनकी नई नस्ल चेंज हो रही है, बट जो उनके अभी भी बड़े उसमें हैं, दे वांट फिजिकल इंटरेक्शन, दे वांट यू टू। असल में उनको चूना भी बहुत लगा है, ऑनलाइन इतना चूना लगा है उनको कि वो कहते हैं कि यार वी वांट समबडी जो हमारे सामने बैठा हो, जिसकी कंपनियां रजिस्टर्ड हो, जो हमें मुंह दे सके, जिसके ऑफिस हम जाके बात कर सकें। एंड आप यकीन माने, अगर आपने उनका ट्रस्ट जीत लिया ना, तो हमें जब हम गए वहाँ पे तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं थी, अरबी नहीं आती थी, किसी को जानते नहीं थे। तो हम ना एग्जीबिशंस में जाके एक के स्टॉल पे जाके ढूंढते थे इसको क्या पिच करें। जैसे एक को हमने पिच किया, उसका मैस्कॉट था। हमने बोला यार तुम्हारा ये जो लोगो है ना, इसका हम मैस्कॉट बना सकते हैं। उसने बोला 6 फीट पे बना सकते हो? हमने बोला बना देंगे। कहता बना लो। मैंने बोला ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा सैंपल बना के देता हूँ। हमने चेंज का एक छोटा उसका मैस्कॉट बना के दिया। अब वो कह रहे कि यार मुझे इस बात पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि तुम लोग बना पाओगे, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा गैप है इस टेक्नोलॉजी का। हमने बोला ठीक है, हमने बोला हम बना देंगे, आपके पास ले आएंगे, आपके ऑफिस में आके रख देंगे, अच्छे लगे तो पैसे दे देना, नहीं अच्छा लगा जबरदस्त हम ले जाएंगे। अच्छी डील है। तो हमने बोला ठीक है, हम लेके गए। आप यकीन माने हम लेके गए हैं, नेक्स्ट डे उन्होंने बोला आप अपना हमें अकाउंट भेजें। एंड वेरी सिमिलरली जैसे हमारा अभी तक हमें वहाँ पे जो इंक्यूबेशन हमें मिली है किंग सऊद यूनिवर्सिटी में, हम इस वक्त वहाँ पे हैं सऊदी अरब में। अच्छा, ज़बरदस्त। तो हम वहाँ पे कैसे घुसे कि हमने किंग सऊद यूनिवर्सिटी वालों से कहा कि हम 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास एक पूरी यूनिवर्सिटी है, आप स्टूडेंट्स लेकर आएँ,
हम 3D प्रिंटिंग सिखाएंगे, जो भी प्रॉफिट होगा 50-50। अब वो इतना हैरान हुए, वो कह रहे यार आप लोग पहले बंदे हो जो कह रहे हो कि यार हम बिजनेस साथ करते हैं, वरना यूजुअली लोग हमें आके कहते हैं कि आप हमसे स्किल खरीदें। मतलब नहीं, आप हमारे बायर नहीं हो भाई, आप हमारे साथ पार्टनर करें। तो उन्होंने बोला अच्छा फिर आपको क्या चाहिए? सही है। तो हमने बोला उसके लिए हमें इंक्यूबेशन चाहिए। उन्होंने लेटर ऑफ सपोर्ट हमें दिया कि आप इंक्यूबेशन, हम इंक्यूबेशन लिए हमने, हम अंदर गए तो वहाँ 3D प्रिंटर्स पड़े हुए थे, कोई 5-6, सब खराब। तो वो यूज नहीं होते तो खराब हो जाते हैं, उनको खुद आता भी नहीं था रिपेयर करना। बोला ये खराब है ये आप, तो उन्होंने बोला हमारा बंदा जाएगा, चाइना से टेक्नीशियन आएगा, वो आके करेगा। नो, दे वर लीस्ट इंटरेस्टेड। तो आतिफ जो मेरे पार्टनर, उन्होंने बोला कि मैं ठीक कर दूं। तो उन्होंने बोला ठीक है आप कर दें ठीक। वो ऐसी मजाक में उन्होंने तंजीह बोला हाँ कर दें ठीक। तो 2 घंटे बाद आतिफ ने बोला मशीन आपकी चल रही है। तो अगले दिन से उन्होंने चाबी दी हमें लैब की, बोला अब से ये लैब आपके हवाले। हमारी 3 महीने की इंक्यूबेशन थी, आज साल से ऊपर हो गया है, वो हमें जाने नहीं देते। वो चार्ज वगैरह भी करते, फ्री दिया हुआ हमें, फ्री दिया हुआ है। तकरीबन 2-3 लाख रियाल का इक्विपमेंट उस लैब में है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ है। हम यूज करते हैं और दिन रात यूज करते हैं, और कोई टाइमिंग नहीं होती। हम रात के 3 बजे भी जाके वो लैब यूज करते हैं, चाबी हमारे पास होती है, एंड इट्स अ ह्यूज लैब। तो आप समझे ये इतनी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, इतना उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है फॉर स्टार्टअप्स। अगर हम 10 लोग बैठे होते हैं ना एक रूम में, तो मोस्ट स्मार्टेस्ट पीपल ओवर देयर आर पाकिस्तानीज। आपको पता होता है कि यार इसके आइडियाज, इसकी चीजें। मसला ये है कि हमने उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को ज्यादा खोजा नहीं है। ठीक है, कंफर्ट जोन से भी नहीं निकलता। मैं खुद नहीं निकलता यार, मैं तो खुद बोलता यार अभी बिला हो जाएगा यार, पैसा खर्च हो जाएगा। हाँ ये है कुछ। लेकिन मैं आपको बताऊं, कंफर्ट जोन से जब रिस्क आप देखते हैं, ऑल्दो कैलकुलेटेड रिस्क को, मैं ये नहीं कहता कि आप करोड़ रुपए लेके आप जाए, बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन अगर आपके पास 10 लाख के करीब की अमाउंट है, तो मैं कहता हूँ यार लीप ऑफ फेथ लें, चले जाए वहां पे, सीख के बहुत आएंगे। कुछ नहीं भी होगा ना, बहुत सीख कर आएंगे। और वी आर देयर, वी आर ओपन। आप आए, आपको अगर रिहाइश चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, सस्ते में चाहिए, क्योंकि हम लोग जो जर्नी कर चुके हैं ना वहाँ पे, वो अब उसकी 1/3 ऑफ द कॉस्ट में हम रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि समझ गए भाई कहाँ से खाना है, कहाँ से पीना है, किस इलाके में रहना है। तो वी आर द ओपन। किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी बिजनेस को, दे वांट टू एक्सपैंड इन सऊदी, आप कंसल्टेशन करें फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं देने। नहीं, ये तो बहुत अच्छा आपने ऑप्शन दिया है कि एक तो कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं, दूसरा आपका एक्सपीरियंस है, तो आपका हाथ पकड़े और बस आ जाए। और हमारे जैसे लोग, मैं तो समझते हैं कि आपके साथ दूसरी अगर आप सेल्स की मार्केटिंग के बंदे हो तो आपकी दूसरी सेल लग जाती है। एक तो आपका कोर्स की सेल लग गई, दूसरा आपकी वाली सेल। दूसरा कॉन्फिडेंस होता है कि जब आप देखिए, मैं ऐसे उठ के जा रहा हूँ किसी एक बंदे के, मुझे तो जो खौफ मेरे दिल में ज्यादा, 10 लाख का शायद इतना नहीं होता खौफ, होता है यार वो बंदा पता नहीं क्या बोल रहा है, क्योंकि हम हर 2 घंटे में एक धोखा खा रहे होते हैं पाकिस्तान में। जब हमारी क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मेरी ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोगों से डील होती है, कभी कोई आगे कर रहा होता है, कभी कोई पीछे कर रहा होता है। मैंने कहा ये वहाँ जाके सारा झूठ बोला, मैं यहाँ से चला गया और सारा मतलब इतना खर्चा करके, और पता चल रहा है कि किसी और की फैक्ट्री दिखा रहा हो, पता नहीं। देखिए जिंदगी में ना एक शरई उसूल है कि जो भी करे लिखत पढ़त में करे। अगर आप लिखत पढ़त करते हैं ना, तो आपकी आधे का मकाम तो वहीं सीधे। नहीं, ये भी नहीं पता होता ना कि वो वहां से दिखा क्या रहा है, वो किसका फैक्ट्री दिखा रहा है। हाँ, ये एक मसला। वो तो वहां जाके, अभी तो हम फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। नहीं, मैं जाने कह रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, जैसे आप वहां जा भी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे हमने अगर मिसाल के तौर पे अपनी कंपनी फॉर्मेशन की, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमने जब अपना कंपनी फॉर्म करने लगे, तो हमें किसी ने बोला कि मतलब बैंक अकाउंट में कितने पैसे शो करने हैं। एक बंदा हमें कहता है लाख रियाल से कम शो नहीं करना। बोला लाख रियाल कहाँ से लाएं? फिर एक ने बोला अच्छा, एक ने बोला यार 10,000 से तो कम हो ही नहीं सकता। तो अगर आप थोड़ी सी पढ़े लिखे हैं ना और आप डॉक्यूमेंट्स रीड करना चाहते हैं, हमने मीसा के डॉक्यूमेंट्स निकाल के रीडिंग शुरू की कि मिनिमम में कितने में हम अकाउंट खोलें। वहाँ कोई नंबर ही नहीं था। हमने ऐसी आंखें बंद करके 1000 रियाल पे लगा दिया कि हम 70,000 रुपए पे अकाउंट खोलेंगे। उन्होंने अप्रूव कर दिया। यानी प्रॉब्लम सिर्फ, काफी दफा प्रॉब्लम्स होती नहीं है, दिखाई जाती हैं। हाँ, एक थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है अरबिक का, बट वो भी बहुत हद तक अब सॉल्व करते जा रहे हैं सऊदीज। इंग्लिश स्पीकर्स वो लेके आ रहे हैं, ट्रांसलेटर्स उनके होते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा बैरियर है। उसमें मैं कहता हूँ आप सीख लें अरबी, कम से कम बड़े बड़े जुमले सीख लें, थैंक यू, सीख लें, गुड बाय, अल्लाह हाफिज वाले, ये तो वही होंगे, खैर अल्लाह हाफिज, गुड बाय, दरवाजा डोर। देखें, अगर आप 3-4 महीना लगाए ना, तो अरबी आप बहुत हद तक सीख लेते हैं।
और क्योंकि उर्दू से बहुत मिलती जुलती है और दूसरा कुरान की ज़बान है, तो वो अगर आप उस सेंस में सीखेंगे तो सवाब भी मिलेगा आपको। तो ये तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। लोग यहाँ से जर्मन सीख के जाते हैं जर्मनी, तो हम अरबी सीख ले तो दीन और दुनिया दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। तो लेना चाहिए लीप ऑफ फेथ। मैं तो बड़ा इनकरेज करता हूँ कि वहाँ पर आए। प्लस वहाँ पे ना आपको एक होता है ना चौधराहट, वो नहीं दिखती। रॉयल प्रिंस भी अगर आपके सामने खड़ा होगा ना, कोई रॉयल फैमिली का बंदा भी खड़ा होगा, तो इज वेरी हम्बल। शो ऑफ मनी सऊदी में नहीं है इतनी एज कम्पेयर टू दुबई। वहाँ पे आप रोल्स राइस देखेंगे, फना देखेंगे, फ्लैशी चीज़ें देखेंगे, सऊदी में नहीं है। उसमें आप देखेंगे अमीर तरीन आदमी भी अपनी V8 में जा रहा होगा, उसको कोई ऊँट दिखेगा तो वहाँ गाड़ी रख के ऊँट को प्यार करना शुरू हो जाएगा। उनके शौक डिफरेंट है, उनकी चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हैं। और जब भी चाहे उम्रा करें तो वो ये तो सबसे बड़ा एडेड बेनिफिट तो है ही। इस्लामी बहुत एक कल्चर है। आपको कहीं शराब नहीं मिलती वहाँ पे, आपको कहीं ड्रग्स नहीं मिलते, ख़वातीन का पर्दा वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे मैं चाहूँगा कि मेरी फैमिली वहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ पे हो। तो इट्स अ गुड प्लेस टू बी देयर। आई एम नॉट एन एडवोकेट कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, बट जस्ट मेरे एक अपना एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस को मैं कहता हूँ यार दूसरे भी उस पर करें। प्लस एक बड़ी मज़े की चीज़ ये कि सऊदीज़ में जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं इस वक्त उनको जॉब सिक्योरिटी का बड़ा मसला है कि कब जॉब से निकाल लें। मैं उन्हें कहता हूँ कि यार आप एक स्टार्टअप को अडॉप्ट कर लें। आप माशाल्लाह एक अच्छे पे स्केल पे वहाँ काम करें, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रियाल पे काम करें। अगर आप 4-5 हज़ार रियाल भी पर मंथ एक स्टार्टअप को देना शुरू कर देना, वो सर्वाइव कर जाते हैं। कल को अल्लाह ना करे आपकी जॉब चली जाती है तो आप उस स्टार्टअप में इन्वेस्टर है ना, तो आप अपना इकामा चेंज कर दें, उस पे आ जाए। और अगर इनकेस ये भी नहीं समझ आता और वो स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाता है तो अब मिलियंस आप वहां से कमाएंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो सऊदी अरब की में एक ग्रुप है SPPC के नाम से, सऊदी पाकिस्तानी प्रोफेशनल कम्युनिटी। हमारा उनसे रिसेंटली एक MOU भी हुआ जिसमें हमने बोला कि भाई हम स्टार्टअप्स को पाकिस्तान से यहाँ पे लाएंगे एंड एज ए कम्युनिटी तौर पे इफ़ यू कैन हेल्प देम आउट, एंड वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है इफ दे वांट टू बिकम अ स्टार्टअप तो वी कैन हेल्प देम, क्योंकि वो हम एक पूरे प्रोसेस से होते हुए गुजरे। तो इट्स अ गुड कम्युनिटी ओवर देयर, पाकिस्तानी कम्युनिटी। तो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस फॉर पाकिस्तानीज टू एक्सप्लोर। UAE हमने बहुत एक्सप्लोर किया और अब मेरे ख्याल से सऊदी एक्सप्लोर करना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा ऑप्शन है और मेरे बहुत सारे इसमें सवाल भी हैं, पर मैं उधर मेरी घड़ी पे भी नज़र आ रही है जी कि मुझे थोड़ा सा रुकना भी पड़ेगा। या तो फिर हमने एक और काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं 2-2 घंटे की भी मुझे मसला नहीं होता, लेकिन लोग जो ना टाइम देख के भागते हैं और जब हमने पुराना डेटा देखा है ना तो इसलिए हमें थोड़ा शॉर्ट करना पड़ता है। तो एक सऊदीया पे मुझे आपके साथ लगता है कि सऊदीया के अकामा पे और ये सारी इसके ऊपर बहुत डिटेल, जैसे अभी आपको बता था कि मैं सवाल जब शुरू किए थे तो 3D पे तो उतने सवाल निकले जी, तो मैं यहाँ रुका हुआ हूँ जी, समझ गया। तो मैं रुका इसलिए क्योंकि टाइम देख रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मैंने शुरू किया ना ये 1-1.5 घंटा और ले जाएगा और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। या तो फिर हम इसको एक अलग से किसी तरह डिज़ाइन कर दें और ये कमेंट हम इन पे बोलेंगे, भाई कमेंट कर दें अगर आपका इंटरेस्ट भी है, कमेंट कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल हैं। मैं आपको वैसे ही बता दूं कि यार एक तो जैसे आपने प्राइस का बता दिया, दूसरा जैसे आपने बताया कि यार कम्युनिटी है तो किधर जाना चाहिए, किधर स्टे करना चाहिए, कितने पैसे होने चाहिए, हमारे एम्ब्रॉयडरी वालों के लिए है या नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पर एजुकेशन का क्या सिस्टम है, जैसे आपने इंक्यूबेशंस का बताया, इंक्यूबेशंस में कैसे डायरेक्टली इनरोल हो सकते हैं, किस तरह के कोर्सेज चल रहे हैं जिसको हम वहाँ जाकर लर्न कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही होंगी। तो सवाल तो मेरे बहुत है। नहीं, मैं बिल्कुल आप वही कह रहे हैं, वो जो आपने अभी भी बातें की ना, 8-10 बातों का जो आपने टॉपिक्स निकाले, एवरी टॉपिक्स नीड एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन है ना, क्योंकि जो नया बंदा होता है जो उसको बहुत सारे सवालात होते हैं, लेकिन हमें ना यहाँ पे बस अब जाते जाते भी आपको बस में मैसेज लेना होगा कि बस कोई एक अच्छा सा हमारे व्यूवर्स जो हम कोई ना कोई एक स्किल को कवर करते हैं, क्योंकि आज हमारा फोकस प्रिंटिंग वाला एरिया था जी, और हम थोड़ा सा हमने इसको कवर भी कर लिया कि आपका सऊदी मार्केट में भी आप जा सकते हैं और बड़ी मैं तो डन हूँ और मैं आपके साथ कनेक्टेड भी रहूँगा। मैं तो आप भी कहते हैं आप लोग भी कनेक्टेड रहें जी, आपका नंबर भी मेरे पास है, मैं आपकी प्रोफाइलिंग भी लिंक्डइन की कमेंट में लगा देंगे। तो जाते जाते अगर कोई आप मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, आई थिंक रिस्क टेकिंग एनालिसिस होनी चाहिए और कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि स्टार्टअप्स पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए मैं वैसे तो ज़्यादा मेरी नॉलेज नहीं है, लेकिन स्टार्टअप्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ कि आप अपना ऐसा कोई बिजनेस मॉडल डिज़ाइन करें जो सस्टेनेबल हो, किसी इन्वेस्टर के ऊपर रिलाई ना करता हो, अपनी मेहनत के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का कुछ करें और थोड़ा सा रिस्क लें।
असल में हमारी प्रायोरिटीज़ में है ना कि हम 3 लाख का 4 लाख का आईफोन ले लेंगे, लेकिन हम कोई और ऐसी चीज़ नहीं लेंगे जो हमें कोई रोज़गार दे रहा हो। तो प्रायोरिटीज़ नीड टू बी सेट। महंगी गाड़ी हम ले लेते हैं लेकिन कारोबार नहीं होता। तो एंड प्लस आई थिंक वी शुड एक्सप्लोर इंटरनेशनल मार्केट्स। मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी बोलूँगा कि भाई हमें आज तक हमने मास्टर्स कर लिया, ठीक है, बिजनेस में, लेकिन बिजनेस करना नहीं सिखाया। दूसरा, हमें अगर मैक्सिमम बिजनेस करना सिखाया है तो हम जुड़िया बाजार में जाके बैठ जाते हैं बस, ठीक है। हमें या वहां से ऑनलाइन करना शुरू कर देते हैं। हमें ये पता ही नहीं कि भाई यूएस की मार्केट में क्या चल रहा है, सऊदी मार्केट में क्या चल रहा है, ब्राज़ील की मार्केट में क्या चल रहा है। मेरे वालिद साहब का अगर कोई ब्रांड है तो वो किस मुल्क में जाके मैं जाऊं, किस मुल्क में मैं प्रोडक्शन करूं। तो ये सब चीज़ें बड़े गैप्स हैं जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आइडेंटिफाई करेंगे, वहाँ से काम मामला शुरू होगा। फिर स्टार्टअप्स के लिए मैं बोलूँगा कि भाई आप इंक्यूबेशन सेंटर ज़रूर जाएं, ये आपका बहुत दिमाग खोलते हैं। इट्स अ वेरी गुड लर्निंग स्पेस। उस जगह से भी आप बहुत सीखते हैं और अपने फेलो स्टार्टअप्स से भी बहुत आप सीखते हैं। हमारी इस जर्नी में कभी ऐसा नहीं होता, इस जर्नी को अगर मैं कभी नेस्ट आयो का पार्ट नहीं होता, या फिर मैं अभी कभी NIC का पार्ट नहीं होता, या फिर IOBM में के इंक्यूबेशन का पार्ट नहीं होता। दीज इंक्यूबेशंस हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। सो आप इन जगहों पे जाएं, इनसे सीखें। एंड आई थिंक स्टार्टअप कम्युनिटी ना बड़ी सपोर्टिव है एक दूसरे के लिए। तो आई वुड हाईली एडवाइस कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, थोड़ा सा मेहनत करके इस पे एक बिजनेस मॉडल बनाए विदाउट एन इंटरवेंशन ऑफ एन इन्वेस्टर, कि मेरे इन्वेस्टर के बगैर मैं पूरा बिजनेस प्लान बनाऊं। धंधा करना सीखें, इन्वेस्टर खुद आ जाएगा इंशाल्लाह। एंड एक्सपेंशन सोचें। इसमें एक सवाल आपने मिस कर दिया एंड में, क्योंकि आपने पाकिस्तान का स्टार्टअप, क्योंकि सऊदीया वाला भी स्टार्टअप है, तो अगर कोई वहाँ जाना चाहे जी तो उसकी वो वहाँ पर भी तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जी बिल्कुल अवेलेबल है। तो अगर वो डायरेक्टली किसी के पास फंड है, जी मैं बोलता हूँ कि किसी के पास है 5-10 लाख, एक तो प्राइस भी आप बता सकते हैं कि 3 महीने स्टे करना है अगर उसको स्टार्टअप में, वैसे ही चला जाए एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे मैं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए, 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, कितने पैसे होने चाहिए और क्या दिस इज ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ पे या नहीं? बिल्कुल, देखें मैं ये एडवाइस करूंगा कि 2 बंदे जाएं, टीम में 2 बंदे जाएं, एक बंदा नहीं जाए। 2 बंदे इसलिए जाएं क्योंकि खर्चा तकरीबन उतना ही होना है। सही है, क्योंकि जब आप रहने की जगह लेंगे तो दोनों रहेंगे साथ, गाड़ी लेंगे दोनों साथ लेंगे। सिर्फ 1000-1500 रियाल में खाने का अगर फर्क आ जाएगा, वो भी अगर एक बड़ी मील ले लेंगे तो दोनों खा लेंगे साथ। तो 2 बंदे जाएं और 3 महीने के लिए मिनिमम जाए। आप उम्रा वीज़ा आपको 3 महीने के लिए मिल जाता है। तकरीबन 1 महीने का आपका तकरीबन 5 से 7,000 रियाल, 5 to 7,000 रियाल का आपका खर्चा है, इसमें खाना पीना रहना एवरीथिंग इंक्लूसिव। तकरीबन अगर आप इसको पूरा करें तो 20,000 रियाल अगर आपके पास है तो आप इजीली 3 महीने के लिए वहां जाके रिसर्च में कितना हुआ ये? सॉरी PKR में तकरीबन 17-18 लाख रुपए 3 मंथ का ना? 3 मंथ का, ठीक है। इसमें आप तकरीबन अपनी पूरी रिसर्च करके और इंशाल्लाह अगर ये एक बंदे का $20,000 दोनों, अच्छा दोनों का $20,000 तो $10,000 हो गया। दोनों का मिला के मैं आपको बता रहा हूँ कि 16-17 लाख रुपए में आपका पूरा हो जाएगा दोनों का। और इसमें अगर आपकी एक भी आपको ऑर्डर मिल गया तो ये आप इससे बहुत ज्यादा ऊपर कमा के जाएंगे। तो इंशाल्लाह। और इंक्यूबेशन पे जगह मिल जाती है? जी हाँ। अच्छा भैया, इंक्यूबेशन में जरूर अप्लाई करें। सऊदीया में 20-25 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, उनमें जरूर 25 इंक्यूबेशन सेंटर है? एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ भी नहीं है शायद इतने तो। हाँ, उसमें जरूर अप्लाई करें। लोकल आपका नंबर होना चाहिए, लोकल आपका एड्रेस होना चाहिए। उनको आप ये फील करें कि आप सऊदी में ही रहते हैं। जहां वो पूछे ना कि वेयर डू यू लिव, आप रियाद लिख लें, कौन सा आगे आपके घर पे आके वो चेक करेंगे। लेकिन उससे ये होता है कि वो लोकलाइज्ड फील आता है, एंड जो आपकी पिच बनी हुई हो वो भी लोकल वे में बनी हो, लोकल स्टैटिस्टिक्स हो, लोकल चीज़ों, तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ यू गेटिंग इन। अगर आप वहां पे आ जाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ फंड्स ओवर देयर। कुछ ऐसे भी इंक्यूबेशन एक्सेलेरेटर्स हैं जो आपको पैसे देते हैं, यानी आपको ओपनिंग में लाख रियाल, 1.5 लाख रियाल का फंड भी देते हैं आपको। तो वहां जाएं, 3 महीना एक्सप्लोर करें। एग्जीबिशंस भरी हुई हैं, परचेजिंग पावर है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा और आपको बेचना आता है, आप बेच देंगे इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा मेरे ख्याल से ऑप्शन है इस वक्त। एंड अभी जो हम करंट पॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे हैं, उस पॉलिटिकल सिनेरियो में मिडिल ईस्ट में सबसे अच्छा आपके पास जो ऑप्शन आता है वो सऊदी ही आ रहा है। अभी भी सऊदी आ रहा है? जी
बिल्कुल ऐसी है। बस चलें यार, ये तो फिर अपने फाइनेंसेस भी क्लियर कर दिए और चीज़ें भी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, प्रोफाइल में दे रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं इनके साथ अभी सऊदीया के ऊपर पूरा एक टॉपिक डिस्कशन करूँ। इट्स ऑल डिपेंड आपके कमेंट्स। लेकिन फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।